अब सबसे पहले मैं आपको जैविक खेती का परिचय कराना चाहता हूं कि जैविक खेती की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से शुरू हुई। कहा जाता है कि जैविक खेती हमारे भूत और भविष्य दोनों की खेती है। भूत हमारा पूर्व का जो की खेती थी वो गाय बैलों पर आधारित थी और संस्कृति के अनुसार थी। हमारे प्रकृति प्रदत्त साधनों के सहारे खेती होती थी और उसी के सहारे मनुष्य स्वस्थ रहा करता था। प्राचीन कृषि व्यवस्था टिकाऊ थी। बीच में जब ये रासायनिक खेती का चलन हुआ उसके बाद पुनः नए सिरे से साइंटिफिक ऑर्गेनिक खेती प्रचारित हुई। साइंटिफिक ऑर्गेनिक खेती को आज सिल्वर बुलेट की संज्ञा दी जा रही है। सिल्वर बुलेट उसे कहते हैं कि हमारे रासायनिक खेती की सारी समस्याओं को एक साथ दूर कर सकता है। उसको हम लोग कहते हैं जैविक खेती। जैविक खेती की जो व्यवस्था है, हमारी प्राचीन व्यवस्था लगभग कृषि की व्यवस्था 10,000 साल पुरानी है। 10,000 साल पुरानी व्यवस्था में लगभग 9,950 सालों तक जैविक खेती हुई है। केवल बीच में 50 सालों तक का इतिहास रासायनिक खेती का है, जो बहुत ही छोटा इतिहास है और इसने हमारे भविष्य को संकट में डाल दिया है। जैविक खेती पहले के की जो हमारी परंपरागत खेती थी उसमें कृष्ण और बलराम को एक घर में पैदा किया गया था, इसलिए कि खेती और पशुपालन को एक साथ महत्व दिया जा सके और दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। उर्वरक और कीटनाशक की शुरुआत बहुत ही कम दिनों का है। आपको शायद पता नहीं होता, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब बहुत से गोले बारूद के बच गए थे और एक बार एक नागासाकी हिरोशिमा पर जब एटम बम गिरा, युद्ध बंद हो गया, तो उस गोले बारूद का उपयोग करने के लिए लोगों ने खेतों में उसको डाला और खेत में डालने का नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग उससे उनको लगा कि इससे उत्पादन में वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हो गई तो उसका प्रचलन बढ़ गया। मैंने उर्वरक और पेस्टिसाइड का उपयोग 40 के दशक 1940 में शुरू हुआ। 1940 से पहले कोई जानता नहीं था और उसके बाद 1940 के बाद उसकी उपयोग शुरू हुई। विदेशों में 1940 के बाद, हम लोग के यहाँ तो बहुत, और 1965 के बाद से शुरू हुई है, जब हरित क्रांति के साथ हमारे यहाँ उर्वरकों का उपयोग शुरू हुआ है। उर्वरकों के उपयोग से हमारी मिट्टी को काफ़ी नुकसान होता है। हमारे सूक्ष्म जीव मरते हैं, मिट्टी कड़ी हो जाती है, जल प्रदूषित हो जाता है, हमारा मिट्टी का घटता उर्वरा शक्ति और गिरता जलस्तर, ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये दोनों ही रासायनिक खेती के चलते हो रही है। ऐसा यह माना जा रहा है कि प्रति 3 वर्ष में 1 मीटर जलस्तर पानी का घट जा रहा है। जो इंडिया में पानी का उपयोग कहा जाता है कि चीन और अमेरिका दोनों के उपयोग से ज़्यादा उपयोग किया जाता है इंडिया में, और मोस्टली 60% हम लोग अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग करने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। एक तो कि रासायनिक केमिकल्स के उपयोग से हमारा जो वाटर का एक्वीफर है, 2 एक्वीफर होते हैं, पहला एक ऊपर होता है, दूसरा नीचे होता है। थोड़ा ऊपर का जो एक्वीफर है जो 100-150 फीट के आसपास का होता है, उसकी पानी अब कही जा रही है कि बिहार में पीने लायक नहीं है। सेकंड एक्वीफर का पानी पीने लायक है, तो सेकंड एक्वीफर पर जाना अब मैंने 300 से नीचे वो ट्यूबवेल को ले जाना पड़ता है। तो ये खतरे की घंटी है और इससे बचने की ज़रूरत है। जैविक खेती का कालखंड हम लोग का बहुत ही नया है, लगभग 100 वर्ष पुराना है। 100 वर्ष से पहले कोई भी आधुनिक जैविक खेती नहीं जानता था। जैविक खेती की शुरुआत जो इसके रसायनों के अधिक उपयोग की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई। सेम विदेशों में भी वही, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जब रासायनिक और दवाओं का प्रयोग बढ़ा तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हुई। इंडिया में भी जैसे ही ये हरित क्रांति के बाद उपयोग बढ़ा रासायनिक और उर्वरकों का, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जैविक खेती की उत्पत्ति हुई। ये जो जैविक खेती का सिस्टम है ये पूरा इंटरनेशनली लिंक्ड है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है या व्यापार नहीं है जो इंटरनेशनली लिंक्ड हो। एक बार आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं
तो आपको एपीडा के ट्रेसनेट पर इंटर हो जाते हैं, और जैसे ही आप ट्रेसनेट पर इंटर हो जाते हैं आप ग्लोबली विजिबल हो जाते हैं। आपका कौन सा एरिया, कौन सा खेत आपका रजिस्टर्ड हुआ, किसमें आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, ग्लोबली आप विजिबल हो जाते हैं। और ये जो व्यवस्था भी है ग्लोबली रेगुलेटेड है, पूरा सिस्टम यहाँ से लेकर के और इंटरनेशनल लेवल तक लिंक्ड है। आप यहाँ नीचे ऑपरेटर होता है जो कि प्रोडक्शन करता है, सर्टिफाइंग बॉडी होती है जो कि उसको सर्टिफिकेट देती है, उसके ऊपर नेशनल लेवल पर एक्रेडिटेशन बॉडी होती है जो कि उसको सीवी को देखती है, उसके ऊपर आईफॉर्म है जो कि इंटरनेशनली रेगुलेट करता है और हमारे ऑर्गेनिक खेती के सिस्टमों को प्रतिपादित करता है। अभी जो देश में प्रमाणित ऑर्गेनिक खेती की व्यवस्था है वो दो तरह की व्यवस्था है, एक तो एनपीओपी सर्टिफिकेशन है, दूसरा पीजीए सर्टिफिकेशन है। एनपीओपी सर्टिफिकेशन पूरे कंट्री में एक्सपोर्ट के लिए होता है और पीजीए सर्टिफिकेशन होम कंजम्पशन के लिए होता है, लेकिन ये प्रोडक्शन बढ़ाने और ऑर्गेनिक खेती की उपलब्धता बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। जैसे हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, मिट्टी की क्वालिटी सुधर जाती है। मिट्टी की क्वालिटी सुधरने का मतलब क्या होता है ये आपको समझ लेना थोड़ा बेहतर होगा। मिट्टी का क्वालिटी सुधरना मतलब मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 तक हो, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% हो, जो नाइट्रोजन 100 kg पर हेक्टेयर हो, फास्फोरस 10 kg पर हेक्टेयर हो और पोटास 50 kg पर एकड़ हो। तो इस तरह अगर आप ये आपके मिट्टी में मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक खेती करने लगते हैं, तो ये आपकी व्यवस्था स्थापित हो जाती है। और ये व्यवस्था स्थापित हो जाती है तब आप को कहा जा सकता है कि इससे मिट्टी के अच्छी मिट्टी के ये गुण हैं। अच्छी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की बहुत भूमिका होती है। जैसे ही आप ये आप कार्बनिक उर्वरकों इनऑर्गेनिक उर्वरक का व्यवहार का उपयोग बंद करते हैं तो पूरी जवाबदेही आकर के जा पड़ती है सूक्ष्म जीवों पर। सूक्ष्म जीवों में आपको बायो फर्टिलाइजर है अदर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी संख्या बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑर्गेनिक खेती जैसे ही आप शुरू करते हैं आपके खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने लगती है और इसका नतीजा होता है कि फर्टिलिटी वो सूक्ष्म जीव संभाल लेते हैं और आपको ऊपर से और कोई उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयोग करते रहती है और ये कहा जाता है कि जैविक बाज़ार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एरिया इसका 15% के दर से बढ़ रहा है, लेकिन खपत इसकी 25% की दर से इंडिया में बढ़ रही है। डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी इसको 2000 करोड़ का है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 वर्षों में ये 10,000 करोड़ का हो जाएगा। तो डोमेस्टिक मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है और जो लोग भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं वो तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं। अभी ज्ञान का भंडार इतना बढ़ गया है कि लोग पहले आदमी के बारे में जानना चाहते थे, अब फूड के बारे में जानना चाहते हैं। जो लोग जानना चाहते हैं कि हम जो फूड खा रहे हैं वो उसको किसने उगाया, कहाँ उगाया है, किस तरीके से उगाया है। तो नो योर फूड का कंसेप्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। पहले जो लोग फैमिली डॉक्टर रखते थे, अब बड़े बड़े शहरों में लोग फैमिली फार्मर रखने लगे हैं जो कि किसानों से अपने अनाज जहर मुक्त खाद्यान्न उत्पादित कराते हैं। तो ये सब कुछ नए नए कंसेप्ट हैं जो कि आए हैं आधुनिक ज़माने में। आज जो ये जैविक का बाज़ार बढ़ रहा है तो एफएसएसआई की भी भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। पहले एफएसएसआई का एक प्रावधान था कि कोई भी पैक्ड चीज़ आप बिना उसके एफएसएसआई के लाइसेंस के लिए के नहीं बेच सकते हैं। अभी 2017 में एक कानून आया फूड एंड सेफ्टी बिल, जिसमें कि ये प्रावधान था कि कोई भी पदार्थ को आप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2017, खाद्य सुरक्षा मानक 2017 का यह प्रोविज़न आया कि कोई भी ऑर्गेनिक सामान, कोई भी इनऑर्गेनिक सामान को आप ऑर्गेनिक कह करके नहीं बेच सकते। और ये प्रोविज़न लागू हुआ गया है 1 जुलाई 2018 से। 1 जुलाई 2018 से अब ये नियम हो गया है देश में कि कोई भी
भी इनऑर्गेनिक सामान को आप ऑर्गेनिक कह के नहीं बेच सकते। अगर आप बेचते पाए जाएंगे तो इस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना है। तो काफ़ी रिजिड स्टैंडर्ड हो गया है, काफ़ी रिजिड इसको सुधारने का कोशिश किया गया है, इसलिए क्वालिटी में सुधार भी काफ़ी हुआ है। बहुत सारी तकनीकी डेवलप की गई, बहुत सारी पद्धतियाँ विकसित की गई, जिसको कि अलग अलग लोग से नाम से पुकारते हैं। इसमें यहाँ कुछ पद्धतियों का चर्चा है। मैंने प्रयास किया है, 24 एग्रीकल्चर पद्धतियाँ उस तरह की सामने आई है जिसको कि ऑर्गेनिक खेती से मिलती जुलती है। कहने को थोड़ा अलग है, मैं सबको तो डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप पूरी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। पहला है जीरो बजट नेचुरल खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसके सुभाष पालेकर जी प्रणेता हैं। सुभाष पालेकर जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लोग ये कहते हैं कि एक गाय से 30 एकड़ में खेती संभव है, और इनका एक गन्ना है, उस गन्ना को भी आगे चल के मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आप कैसे एक गाय से 30 एकड़ में खेती संभव हो सकती है। कोई भी चीज़ बाजार से नहीं खरीदना है, सारा चीज़ घर का ही उत्पादित का है, इसीलिए इसको जीरो बजट कहा जाता है कि कोई भी लागत नहीं लगे। वर्चुअली सभी जो भी चीज़ उत्पादित होते हैं वो प्रकृति आधारित लोकल संसाधनों के उपयोग से किया जाता है। इसके 4 मुख्य घटक हैं, पिलर्स हैं। जैसे मैंने श्रीविधि में बताया, 4 मुख्य पिलर्स हैं। पहला पिलर है इसका बीजामृत, दूसरा पिलर है जीवामृत, तीसरा पिलर है वाष्पा, चौथा पिलर है आच्छादन। चारों को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर को प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है, और इसमें BD 501 से लेकर के 509 तक के उर्वरक उत्पादित किए जाते हैं। गाय के सिंग में गोबर और अबरख भर करके उसको नुकीला हिस्सा ऊपर रख करके 6 महीना छोड़ दिया जाता है, और कहा जाता है कि जो मून की मूवमेंट की शक्तियों का असर इसके उर्वरक प्रोडक्शन पर पड़ता है, और इससे काफ़ी शक्तिशाली खाद तैयार होता है, जिसका उपयोग करने से उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। इसका 1 ग्राम प्रति एकड़ डोज बताते हैं लोग BD 509 का और BD 501 का। नेचुरल फार्मिंग जानते हैं, सभी तकनीकियों का पेरेंट है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के जनक मासानोबु फुकुओका कहे जाते हैं, जो कि जापान के कृषि वैज्ञानिक नहीं, कृषि फार्मर थे जिन्होंने वो सिस्टम दिया और उन्होंने पद्धति दी। 1975 में उन्होंने एक किताब लिखी, 1 स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, जिसमें नेचुरल फार्मिंग के तरीकों को वर्णन किया है। उसी तरह ऋषि कृषि है। ऋषि कृषि खेती की एक ऐसी खेती है जिसमें कि प्लॉइंग को लोग क्राइम मानते हैं। प्लॉइंग इज ए क्राइम, इससे मित्र जीव मर जाते हैं, और कोई भी उसे जोता हुआ खेत का अन्न नहीं उपयोग करता। मध्य प्रदेश में एक मंदिर है जिसमें कि उसका भोग लगता है केवल ऐसे खेत से, अन्न से जो कि जोता हुआ नहीं हो। तो उत्पादन हालांकि कम होता है, बट यही पद्धति है। नैसर्गिक खेती है, परंपरागत खेती है। आप जानते हैं परंपरा के अनुसार खेती जो की जाती है। हम लोग के यहाँ परंपरागत कृषि विकास योजना भी है, जो कि PKVY के नाम से जानी जाती है। तो ये है वैदिक कृषि, वेदों के सहारे कृषि करने वाली। इको फार्मिंग, इकोलॉजी को ध्यान में रख करके यौगिक कृषि शाश्वत, जो कि ब्रह्म कुमारी संस्थान जो कि इसमें माउंट आबू में है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वहाँ के लोग प्रचारित करते हैं। जो जैविक खेती का तरीका है उसको वो लोग शाश्वत खेती कहते हैं। उसमें वो लोग हुमाद वगैरह करते हैं खेतों में जा करके, और ये कहते हैं कि जो हवन का अगर घर में हम उपयोग करते हैं तो उससे पॉजिटिव शक्तियाँ घर में आती है। तो अगर हम खेतों में उसका उपयोग करें तो पॉजिटिव शक्तियाँ हमारे खेतों में आकर के और उत्पादन बढ़ाती है। इसी तरह होमा कृषि है, हुमाद करने की वैकल्पिक कृषि है, सजीव खेती है, ह्यूमस फार्मिंग है, महावीर खेती है। जैन धर्म के पालने वाले लोग महावीर खेती करते हैं। ये ऑर्गेनिक का ही एक रूप है, जिसमें कि बूढ़ी गायों के गोबर का को लोग कहते हैं कि ये उपयोग करना चाहिए, उसमें शक्तियाँ ज़्यादा रहती है। और महाजीवामृत, सुभाष पालेकर जी ने जीरो बजट में जीवामृत कहा, महावीर कृषि वाले लोगों ने कहा कि महाजीवामृत का उपयोग का निर्माण करके उसको उपयोग करने से ज़्यादा फायदा होता है। क्या क्या बीमारियां होती है, जितने भी कैंसर के केसेस आ रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस कॉज हमारा पेस्टिसाइड का कंजम्पशन है।
वो लिटिल डोज में होता है, पेस्टिसाइड का कंजप्शन हो, ऑक्सीटोसिन का। अभी एक मेरे मित्र का कल कह रहे हैं कि कद्दू खाने से एक दिन, जिस दिन ले खाने के साथ उनको वोमिटिंग चालू हुआ, तो उसमें ऑक्सीटोसिन डाला हुआ था जिसका असर एलर्जिक हुआ। तो इससे कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, अस्थमा होता है, ऑटिज्म है, रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, स्किन प्रॉब्लम, किडनी एंड हार्ट प्रॉब्लम होती है। ये तो इससे बचने की ज़रूरत है, हम लोग को कोशिश करने की ज़रूरत। अब ऑर्गेनिक फूड खाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप इसको देख लीजिए। प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर एजिंग, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, आपकी इम्यूनिटी को डेवलप कर देता है, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, प्रमोट्स एनिमल वेलफेयर और इंश्योर्स सेफ एंड हेल्दी वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। टेस्ट बेटर होता है, प्रिवेंट्स कैंसर एंड रिड्यूसेस प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड। तो ये कुछ मोटा मोटी ये है कि जिससे कि आपको खाने से आपको फ़ायदे होते हैं। अल्बर्ट हॉवर्ड और उनकी पत्नी गैब्रिला हॉवर्ड ब्रिटेन से आकर के, ये दोनों बोटेनिस्ट थे, एग्रीकल्चर बोटेनिस्ट, और उन्होंने वहाँ से आकर के इंडिया में काम करना शुरू किया। सबसे पहले काम का उनका ट्रेस मिलता है पूसा में, और पूसा मेरे समझ से हम लोग का ही पूसा होगा और दूसरा पूसा उस समय नहीं था। तो यहाँ पूसा में ही उन्होंने काम किया है। यहाँ उन्होंने काफ़ी काम किया, 1921 से लेकर के 1940 तक लगातार काम करते रहे। उसके बाद जब वो लौट करके ब्रिटेन, यहाँ उनके कामों का कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। यहाँ काम करते करते एक बार वो इंदौर गए, तो इंदौर के महारानी ने उनको 300 एकड़ ज़मीन दिया, तो उन्होंने इंदौर में इधर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग डेवलप किया। उस कंपोस्टिंग की चर्चा हम लोग के साइंस की किताबों में मिलती है, बस उसके बाद और कोई उनकी उपलब्धि नहीं मिलती। लेकिन जब लौट के चले गए यहाँ से, वो इंग्लैंड चले गए। इस बीच में रुडोल्फ स्टेनर, जिन्होंने थ्योरी ऑफ बायोडायनेमिक्स दिया, और थ्योरी ऑफ बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर का फर्स्ट उन्होंने दिया, और इन्होंने ही 8 लेक्चर्स का एक प्रेजेंटेशन किया 1924 में, जिसको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का फर्स्ट प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो रुडोल्फ स्टेनर ने कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर दिया, और इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फर्स्ट लेक्चर दिया। जब वो 30 में अल्बर्ट हॉवर्ड लौट करके गए, इंडिया से इंग्लैंड चले गए, तो यहाँ के कार्यों को उन्होंने लिखना चालू किया, कि एक किताब के फॉर्म में लिखने का उन्होंने प्रयास किया। और जब उन्होंने प्रयास किया तो 1940 में उनकी बुक छपी, और 1940 के बुक छपने के पहले 1939 में नॉर्थब्रोन ने ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म क्वाइंट किया। उन्होंने बना दिया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म एक क्वाइंट किया था, जिसका कि ये अल्बर्ट हॉवर्ड ने किताब में यूज किया 1940 में। तो फिर एग्रीकल्चर टेस्टामेंट बोल करके किताब आई, और उसी किताब के बाद उन्होंने, अल्बर्ट हॉवर्ड ने काफ़ी प्रचारित किया ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और इसके चलते उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अल्बर्ट हॉवर्ड को कहा जाता है, और यहीं से सिस्टमिक ऑर्गेनिक फार्मिंग का इतिहास पता चलता है। 1940 के ईरा को पेस्टिसाइड ईरा कहा जाता है, जबकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उपयोग हुआ। असल ब्रेक थ्रू मिलता है ऑर्गेनिक खेती के इसमें 1958 में। 1958 में एक पुस्तक छपती है साइलेंट स्प्रिंग, रिचल कार्सन की एक पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें कि उसने पेस्टिसाइड का पौधों पर उपयोग और उसका मनुष्य पर उपयोग का बहुत सजीव चित्रण किया कि उसका बुरा असर पड़ता है, और पहली बार दुनिया को बताया कि ये पेस्टिसाइड जो चीज़ है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जिसका नतीजा ये हुआ कि 1958 में जब इनकी पुस्तक छपी, तो 1972 में राष्ट्रपति निक्सन को डीडीटी पर बैन लगाना पड़ा अमेरिका में, और ये पहली उपलब्धि थी, ऑर्गेनिक मूवमेंट की जीत हुई, जबकि किसी इतने बड़े समृद्ध राष्ट्र में डीडीटी पर रोक लगाना पड़ा। उसी समय 1972 में आईफोन की स्थापना हुई। उसके बाद ऑर्गेनिक मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1972 के बाद 1950 मैंने जो ये नेचुरल फार्मिंग
के जनक मासानोबु फुकुओका की चर्चा की, वन स्टार रिवॉल्यूशन 1975 में लिखी गई। और ये रिचल कार्सन ने जो पुस्तक लिखी थी उससे अवगत कराया पेस्टिसाइड के दुष्परिणाम को। और ये 75 में जो किताब मासानोबु फुकुओका ने लिखा उसने तरीके बताए कि नेचुरल फार्मिंग आप कैसे करेंगे। तो इस तरीके का उपयोग पूरे देश में किया। जिस समय मासानोबु फुकुओका 1975 में किताब लिख रहे थे उसी समय यहाँ भारत में भी भास्कर सावे जी इस नेचुरल फार्मिंग पर काम कर रहे थे और उन्होंने महाराष्ट्र में एक फार्म की स्थापना की थी और उसके साइमल्टेनियसली आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ पर मासानोबु फुकुओका आकर के उनके फार्म पर विजिट किए और उन्होंने कहा था कि हमारे फार्म से ये इसका भास्कर सावे का फार्म जो इंडिया का फार्म था वो बेहतर है नेचुरल फार्मिंग के लिए। तब इसको भास्कर सावे को गांधी ऑफ नेचुरल फार्मिंग कहा गया। जी नामलवार ये हैं। दूसरा भास्कर सावे जी को मत भूलिए। भास्कर सावे जी ने भारत में ऑर्गेनिक खेती की नींव रखी है। जब मासानोबु फुकुओका जापान में काम कर रहे थे उस समय भास्कर सावे इंडिया में काम कर रहे थे और साइमल्टेनियसली मासानोबु फुकुओका ने उनका फार्म विजिट करते समय कहा था कि हमसे जापान के फार्म से हमसे बेहतर फार्म है इनका। ये है मासानोबु फुकुओका, ये है भास्कर सावे जी। ये अभी दीपक सचदे जिनकी 31 अक्टूबर को देहांत हो गई है ट्रेन में और ये बहुत बड़ा सदमा है ऑर्गेनिक खेती का देश में। और ये बगल में है सुभाष पालेकर साहब। प्राय लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी सभाएं होती है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर। 10-10 हज़ार लोगों की सभाएं होती है और पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है सभाओं में इनके। अब सोच सकते हैं कि 10,000 लोगों के लिए 7 दिन की सभा शिविर, 7 दिन खाने पीने का इंतजाम करना और शिविर का इंतजाम करना कैसे लोग कर पाते होंगे। लेकिन एक इनकी सभा का अहमदाबाद में मुझे भी अटेंड करने का मौका मिला तो मैं देख पाया कि कैसे ये होती है स्थिति। आज की खेती जो है जैविक खेती वो परंपरागत नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक खेती है। रासायनिक दवाओं का उपयोग तो नहीं होता बट इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक दवाओं का उपयोग होता है। कम पैदावार होती है, ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इसका, लेकिन साइंटिफिक तरीके से करने से पूरी पोषक तत्व की उपलब्धता कराने से इस पर कम पैदावार नहीं होती। ये देखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट ईयर 10% कम उपज होती भी है तो सक्सीडिंग आने वाले के समय में इसके कम पैदावार नहीं होती। पूरी दुनिया, सबसे अंत में लोग कहते हैं कि ये पूरी दुनिया को नहीं खिलाया जा सकता। जब उत्पादन ही कम नहीं होती तो पूरी दुनिया को खिलाने का सवाल ही नहीं कि भुखमरी आ जाएगी, ऐसा सवाल ही नहीं है। क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक खेती पूरे 940 सालों तक हुई है। 60 साल में ही केवल रासायनिक खेती हुई है। तो पहले इतनी बड़ी जनसंख्या को तो ऑर्गेनिक खेती ही खिला रहा था, तो मरने की कोई संभावना नहीं। ये डिफरेंस है ऑर्गेनिक खेती और अभी तक के डिस्कशन से आप अवगत हो गए होंगे कि क्या अंतर है ऑर्गेनिक खेती और इसमें रासायनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती में हम लोग मिट्टी को जीवित मांगते हैं, सॉइल इज ए लिविंग एंटिटी कहते हैं और इसमें सारे चीज़ हम लोग मिट्टी को ही खिलाते हैं। लेकिन रासायनिक खेती में हम लोग पौधे को खिलाते हैं। काउडंग गांव में इतना काउडंग का भंडार है कि अगर गांव का गोबर खेतों में चला जाए तो 2 फायदा हो जाएगा। एक तो गांव की स्वच्छता आ जाएगी और दूसरे हमारे खेतों में न्यूट्रिशन की आपूर्ति हो जाएगी। तो ये अभी की आवश्यकता है कि ऑर्गेनिक खेती बढ़ाने के साथ साथ गांव के गोबर को खेतों तक पहुंचाया जाए। कुछ लोग पहुंचाने भी लगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग पिछड़े हुए हैं जहाँ की नहीं पहुंचाया जाता है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट, ऑर्गेनिक खेती का कंसेप्ट कहाँ से आया? ऑर्गेनिक खेती का कंसेप्ट हम नेचर से लेते हैं और नेचर को कहते हैं, नेचर इज द रोल मॉडल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सॉइल एंड सॉइल स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट। नेचर का नेचुरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट और सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल कवर इज मोर इम्पॉर्टेंट। ऑर्गेनिक खेती में टोटल चीज़ और इससे हम नेचर से लेते हैं। आप देख भी सकते हैं, एक तरफ जंगल है, एक तरफ हमारा वो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है जिसमें कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक खेती किया हुआ है। वो जंगली खेती समझ सकते हैं कि जंगली खेती है, लेकिन जंगली खेती भी ओवरऑल ऑर्गेनिक खेती का ही हिस्सा है।
जैविक खेती खेती की एक ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ग्रोथ प्रमोटर्स, एंटीबायोटिक और जीएमओ क्रॉप के उपयोग की अनुमति नहीं है। यह प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज पदार्थों के सहारे की जाती है। फिर से दोहराता हूँ, जैविक खेती खेती की एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ग्रोथ प्रमोटर, एंटीबायोटिक और जीएमओ क्रॉप के उपयोग की अनुमति नहीं है। यह प्राकृतिक संसाधनों एवं प्रकृति प्रदत्त खनिज पदार्थों के उपयोग के सहारे की जाती है। इसके सहारे आप कंप्लीट डिफिनीशन है। इसके कुछ विकल्प, कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे कहा जाता है कि तंबाकू, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों में तंबाकू का उपयोग की अनुमति नहीं है और इसके अलावा सभी बोटेनिकल्स प्रोडक्ट्स के उपयोग की अनुमति है। बस ये कंप्लीट डिफिनीशन है। तो इसमें सबसे पहला घटक होता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। जैविक खेती पशुपालन के बिना संभव नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ कृषि एंड बलराम को खेती और पशुपालन को एक साथ जोड़ के रखा गया है और दोनों को एक घर में पैदा किया गया, इसलिए कि कृषि और पशुपालन एक साथ साथ आगे बढ़ेगी, तभी ही अच्छी उन्नति कर पाएगी। तो सबसे पहले हम लोग पशुपालन की चर्चा करेंगे। गाय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाय पर तरह तरह के सवाल उठते हैं, कुछ धर्म की बातें भी आ जाती है कि गाय देसी हो कि मिश्रित नस्ल की हो। तो गाय देसी हो तो ज़्यादा फायदेमंद है। कहा जाता है कि गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर में 1 ग्राम में 3 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो विदेशी नस्ल है उसमें 80 लाख होते हैं। तो 3 करोड़ और 80 लाख बहुत ही बड़ा अंतर है। तो इसीलिए अगर जैविक खेती में देसी गाय हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर देसी गाय नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको खेती कर ही नहीं सकते और फिर हम उसको ऑर्गेनिक खेती छोड़ ही दें। अगर देसी गाय नहीं भी है तो आप विदेशी नस्ल, मिश्रित नस्लों के सहारे भी खेती कर सकते हैं, बैल के सहारे भी खेती कर सकते हैं। अब जब आप देसी और विदेशी के झंझट में पड़ ही गए तो उसको पहचान लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे कौन देसी नस्ल होती है और कौन विदेशी नस्ल। कुछ लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो 2 फोटो दिया हुआ है। 2 फोटो को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। एक जो पिंक कलर की है वो देसी नस्ल की गिर नस्ल है और वो हॉस्टियन फ्रिजियन है जो कि मिश्रित नस्ल है। जिस नस्ल में हम्प दिखे वो समझ जाइए कि नस्ल देसी है। ठीक है। हम्प का बहुत बड़ा विशेषता है, हम्प में सूर्य केतु नाड़ी होती है। लोग कहते हैं कि जो गाय का हम्प होता है वो सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी धूप में जाती है वो धूप से रिएक्शन करके वो A2 प्रोटीन बनाती है और A2 प्रोटीन बनाने के कारण वो देसी गाय का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्यूनिटी देता है और इसमें ऐसे गुण आ जाते हैं, स्वर्ण भस्म आ जाता है जिससे कि उसका रंग सुनहला हो जाता है। देखिएगा देसी गाय, सभी देसी गाय के नस्लों का रंग सुनहला हो, दूध का रंग सुनहला होता है। तो ये कुछ बातें हैं। A2 प्रोटीन आ जाता है उसमें, इसलिए वो बेहतर होता है। मैं हम्प की बात कर रहा था, उधर देखिए हॉस्टियन फ्रिजियन में हम्प नहीं होता। दूसरा जो गले से लटकता हुआ स्किन का पोर्शन है, इसको गलकम्बल कहते हैं, लोर कहता है कुछ लोग, ये भी नहीं होता है विदेशी नस्लों में। और ये जो गलकम्बल है इसका साइंटिफिक कारण है, ये सरफेस एरिया बॉडी को बढ़ाता है और सरफेस एरिया बॉडी का बढ़ाने से लिए टेम्परेचर ज़्यादा सहन कर पाती है। तो ये गाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड में राजस्थान की थरपारकर है, उनमें भी ये गलकम्बल पाया जाता है और इससे वो ज़्यादा दूध दे पाती है और जो कि विदेशी नस्लें नहीं दे पाती है। इनका खूर छोटा होता है, देसी नस्लों का खूर छोटा होता है, इसलिए तेज़ी से दौड़ती है, इवन पहाड़ों पर चढ़ जाती है। और ये इनका जो विदेशी नस्लें हैं उसका खूर चौड़ा होता है
और उसमें खुरपका मुंहपका की बीमारी ज़्यादा होती है। दूसरा, इसका थन का जो पोर्शन है वो मिल्किंग के बाद बंद हो जाता है देसी नस्लों का, इसीलिए इनमें मेस्टाइटिस की समस्या कम होती है। और जो विदेशी नस्ल है उसका जो मिल्किंग ग्लैंड है उसका नस्ल हमेशा खुला रहता है, तो वो उसमें मिल्किंग मेस्टाइटिस की समस्या ज़्यादा होती है। बांझपन की समस्या भी ज़्यादा होती है विदेशी नस्लों में और देसी नस्लों में कम होती है। देसी नस्लें 14-15 बच्चे तक दे सकती है, लेकिन विदेशी नस्लें 5-6 तक जाते जाते रिजेक्ट हो जाती है, वो करने लायक नहीं होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। रख रखाव बहुत ही आसान होता है। इवन अगर आप देसी ले लीजिए, यहाँ की बछौर ले लीजिए या गंगा तेरी ले लीजिए, आप खिलाइए नहीं खिलाइए, सूखा खिलाइए तब वो 1-1.5 किलो दूध दे देगी। इनको अगर सूखा खिला दीजिए तो वो कुछ भी नहीं देगी, बंद कर देगी। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। और आज के ज़माने में कहा जा रहा है कि देसी नस्लें अगर आपको दूध नहीं भी दे तब भी उसको रखना आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर आप उसके गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल ऑर्गेनिक खेती में करते हैं तो ये काफ़ी ज़रूरी है। जब A1 A2 दूध आया है तो उसके बारे में भी आपको बता देना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप समझ सके। जितनी भी देसी नस्लें एशियान अफ्रीकन, एशिया की और अफ्रीका की जितने भी देसी नस्लें हैं वो A2 दूध देती है, और जितने भी मिक्स नस्लें हैं वो A1 दूध देती है। A2 दूध में A2 बीटा कैरोटीन प्रोटीन होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये दोनों पूरी दुनिया की सभी नस्लें पहले A2 दूध ही देती थी, लेकिन लोग कहता है कि 8000 साल पहले म्यूटेशन हुआ A2 ब्रीड में, और ये A2 ब्रीड में का जो इसका प्रोटीन का अमीनो एसिड के 67वें पोजीशन पर प्रोलीन होता है। वो प्रोलीन हिस्टाडीन में बदल गया, और हिस्टाडीन में बदलने के कारण वो A1 मिल्क हो गया, और इस पर जिसमें प्रोलीन पाया जाता है वो A2 होता है, जिसमें हिस्टाडीन होता है वो A1 होता है। जो हिस्टाडीन प्रोटीन जो डाइजेशन के बाद BCM7 बनता है, बीटा कैरोटीन मॉर्फिन, बीटा कैसिनोमॉर्फिन कहलाता है। मॉर्फिन शब्द से ही लगता है कि ये नारकोटिक है, नारकोटिक श्रेणी का है, और ये नशीला पदार्थ है जो कि शरीर में नुकसान करता है, और इसीलिए ये तरह तरह की बीमारियां करता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दूध खाते ही नहीं, अच्छे देशों में दूध खा ही नहीं जाते हैं, भले गंगा नदी में फेंक देते हैं लोग, उसके सॉलिड पार्ट को भले खा जाते हैं, कहते हैं कि सॉलिड पार्ट में ये BCM7 नहीं जा पाता, वो लिक्विड पार्ट में ही रह जाता है BCM7। तो इससे बचने की ज़रूरत है। अभी भी अगर हम कर सकते हैं तो देसी गायों को पालना और रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे दोनों ही फ़ायदे हैं, ऑर्गेनिक खेती की भी बढ़ावा होगा, हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और ये आपको पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अब फिर हम लोग आते हैं बायो फर्टिलाइज़र पर। दूसरा है कि बायो फर्टिलाइज़र जहाँ फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र बंद करते हैं तो खेतों में फर्टिलिटी पहुंचाने का जिम्मा बायो फर्टिलाइज़र पर आ जाता है। बायो फर्टिलाइज़र के अनेक श्रेणी आ गए हैं। पहला है राइजोबियम, दूसरा है एजोटोबैक्टर, तीसरा है एजोस्पाइरलम, चौथा जिंक सोलुबलाइजिंग, PSB फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग, KSB सल्फर सोलुबलाइजिंग, अनेकों तरह माइकोराइजा, अभी अजोला, BGA, तरह तरह के रोज नया बायो फर्टिलाइजर एडिशन होते रहे। अभी कल परसों मैंने देखा है नैनो फास्फोरस आ गया, जो कि इसका नैनो फास्फोरस, नैनो जिंक, और किसी दूसरे कंपनी का नहीं, इफ्को का ही कहीं देख रहा था मैंने नैनो प्रोडक्ट आ गए। तो ये सब रोज एडिशन हो रहा है बायो फर्टिलाइजर में। बायो फर्टिलाइजर के साथ एक समस्या होती है कि चूंकि ये लिविंग एंटिटी होते हैं तो उनको संभालना और खेतों तक पहुंचाना लिविंग कंडीशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे ही आप उसको खेतों तक लिविंग कंडीशन में पहुंचाएंगे तब तो फायदेमंद होगा, लेकिन अगर रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर आपको क्षति हो गई तो फिर आपका वो नुकसान हो जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा बेहतर है कि इन सभी का स्रोत गाय का गोबर ही है।
जितने भी बायो फर्टिलाइज़र है सबका गाय का स्रोत गाय का गोबर है। तो अगर आप गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश गाय का गोबर गोमूत्र इस्तेमाल करते हैं, या जीवामृत उपयोग करते हैं, महाजीवामृत उपयोग करते हैं, घन जीवामृत का उपयोग करते हैं, तो आपको कोई भी बायो फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे ज़रूरी है कि गौ माता की सेवा कीजिए, उनका दूध खाइए और उसके गोबर गोमूत्र को खेतों में उपयोग कीजिए। दूसरा अगला स्टेप है मैन्योर्स। मैन्योर्स सब हम लोग सदियों से बनाते आए हैं, लेकिन अभी जो हमारा एरियल डिकम्पोस्टिंग मैन्योर्स बनाने का जो तरीका है, जो कि हवा में मैन्योरिंग करने का तरीका सबसे उत्तम है। एरियल डिकम्पोस्टिंग कराने से बेहतर होता है। अभी वेस्ट डिकम्पोजर के उपयोग से आप इसका कंपोस्टिंग करा सकते हैं। गोबर को हिप लगा करके उसके ऊपर से 15-15 दिनों पर वेस्ट डिकम्पोजर डालते रहिए। बर्मी कंपोस्ट हम लोग बहुत दिनों, बिहार में काफ़ी दिनों से 7-8 से बर्मी कंपोस्ट जैविक खेती के जैविक प्रोत्साहन योजना चलती है, जिसमें कि बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं हम लोग। इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी उपयोगी है। और जहाँ रेडीमेड कुछ नहीं मिलता तो बर्मी कंपोस्ट जैविक खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है। ग्रीन मैन्योरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गेनिक खेती प्रारंभ करना चाहते हैं तो पहला स्टेप है गर्मी के दिनों में ग्रीन मैन्योरिंग की बुआई कीजिए। एक बार आप ग्रीन मैन्योरिंग बो दीजिएगा तो एक फसल तो आप बिना किसी चिंता के काट सकते हैं। वो आपको कार्बन कंटेंट भी देता है, नाइट्रोजन भी फिक्सेशन करता है, वीड कंट्रोल का भी काम करता है, सब कुछ काम एक साथ करता है। उसी तरह क्रॉप रोटेशन, हम लोग जैविक खेती में क्रॉप रोटेशन एक स्टेप आगे तक जाते हैं। इसमें हम लोग नॉर्मल क्रॉप रोटेशन में कहते हैं एक फसल काटिए सीरियल्स, उसके बाद दलहनी लगाइए। इसमें हम एक ही साथ सीरियल दलहनी सबको लगाने कहते हैं। इवन तो यहाँ तक कहा जाता है कि आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं सब एक खेत में लगा दीजिए। पहले जैविक खेती का ये मल्टीपल क्रॉपिंग का सिस्टम, पहले का जो हम लोग का 12 अनाजा पद्धति है, 12 अनाज एक खेत में लगा दीजिए ताकि सारी आपकी आवश्यकताएँ पूरी हो, उसी का नकल किया हुआ है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। आजकल काफ़ी जापान में तो लोग बतख से वीड कंट्रोल करने लगे हैं पैडी के खेत में। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल काफ़ी ये है। ग्रीन मैन्योरिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बहुत इम्पोर्टेंट इंटरक्रॉपिंग, पॉलीक्रॉपिंग बहुत एक स्टेप आगे है। ऑर्गेनिक खेती में कहा जाता है कि कभी भी मोनोकल्चर नहीं करें। जो भी आपकी ज़रूरत है एक खेत में लगाइए और सारी फसलों को एक साथ लगा करके आप इसमें पॉलीक्रॉपिंग कीजिए। देसी केचुआ जो है 1 मीटर गहराई तक जाता है और फिर जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से आता नहीं है, आने के लिए दूसरा रास्ता खोजता है और हमेशा ऊपर नीचे आते जाता रहता है। वो बैठता कभी रेस्ट नहीं करता, आता जाता रहता है और मिट्टी को खाता है। मिट्टी को खाने के साथ साथ जो एक्सक्रीटा निकलता है उसमें काफ़ी एंजाइम्स होते हैं और वो बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। तो ये फ्री प्लाउमन कहा जाता है इसको। और ये इंडिकेटर है, अर्थवर्म इंडिकेटर है ऑर्गेनिक खेती का। अगर आपके खेत में अर्थवर्म दिख जाए तो समझ जाइए कि खेत का कंडीशन आपका अच्छा है और इसमें बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक खेती आप कर सकते हैं। अगर आपके खेत में केचुआ नहीं दिखे तो समझ जाइए कि जहर से आपने मार दिया है पूरा। केचुआ को तो मारा ही है, साथ ही मिट्टी को मार दिया है। इसकी एक खासियत है, जो हम लोग अर्थवर्म से जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और इसमें और एक फ़र्क है। वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं आइसिना फटीडा, वो सरफेस फीडर होता है। वो केवल ऊपर का ही चीज़ खाएगा, वो ज़मीन के मिट्टी में नहीं जाएगा। आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपके खेत से बगल दूसरे खेत में चला जाएगा। ये सरफेस फीडर नहीं है, ये भीतर तक जाता है। और जैसे जितना प्रतिकूल असर मिलेगा उतना भीतर चलते जाता है और जैसे ही अनुकूल असर मिलते जाता है ये ऊपर आते जाता है। तो 10 साल के बाद भी ऊपर की मिट्टी आप पूरा जहरीली हो जाएगी, लेकिन तब भी ये आपके खेत में नीचे पड़ा हुआ रहेगा। जैसे ही खेत में स्थिति आपके अनुकूल होगी ये खेत के ऊपर आ जाएगा और ये आपको ऑर्गेनिक खेती में मदद करेगा। इसके बाद एक सिद्धांत, ऑर्गेनिक खेती 4 सिद्धांतों पर आधारित है। हम लोग HDFC बैंक है यहाँ, काफ़ी HDFC नहीं HEFC कहते हैं। 4 सिद्धांत, हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस एंड केयर। हेल्थ ये किसको, ये मिट्टी, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन और क्लाइमेट के हेल्थ का ख्याल रखता है। ये इकोलॉजी जितनी भी इकोलॉजिकल सिस्टम एंड साइकिल्स है उसका ख्याल रखता है। ये फेयर ट्रीटमेंट करता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उत्पादक, क्रेता, विक्रेता, ट्रांसपोर्टर, सबके साथ फेयर। और ये केयर करता है आज के क्लाइमेट और आने वाले
भविष्य के लिए भी जो वातावरण में क्लाइमेट जो उपलब्ध होगा उसके लिए। तो ये ऑर्गेनिक खेती 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन फसल का नहीं होता, ज़मीन का होता है। ज़मीन का सर्टिफिकेशन होता है और ये सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है जो प्रोसेस सर्टिफिकेशन है। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन नहीं है कि बाज़ार से प्रोडक्ट लेकर के एक आलू ले लीजिएगा, किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करा लीजिएगा कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं, यही होगा। तो 2 चीज़ एक दिमाग में बैठा लीजिए कि ये ज़मीन का सर्टिफिकेशन होता है और ये प्रोसेस सर्टिफिकेशन है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेट। पूरी प्रक्रिया आपकी सर्टिफाई की जाती है, जिस दिन से आपने लगाया और जिस दिन से काटा उस दिन तक। तो ये कन्वर्सन पीरियड है। ऑपरेटर एक बड़ा ही बुझौलिया वाला टर्म है। इसमें दूसरे जगह हम लोग खेती करने वाले को किसान कहते हैं, बिजनेस करने वाले को बनिया कहते हैं, उसके बाद ट्रेडर कहेंगे, ट्रांसपोर्टर कहेंगे, सब कुछ के अलग अलग कहते हैं। इसमें सबको मिला करके हम ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटर। जो भी काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा, ट्रेड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, दुकान करेगा, एक्सपोर्ट करेगा या कुछ भी काम करेगा, ऑर्गेनिक से संबंधित कुछ भी काम करेगा, उसको हम ऑपरेटर कहेंगे। उसी तरह सर्टिफाइंग बॉडी जो सर्टिफिकेट निर्गत करता है वो सर्टिफाइंग बॉडी कहलाता है। उस ऑर्गेनिक सिस्टम प्लान हो। कंटामिनेशन होता है। कंटामिनेशन एक ऑर्गेनिक सामान में इनऑर्गेनिक सामान के मिल जाने की क्रिया को कंटामिनेशन कहते हैं। आईफॉर्म है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जो कि एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर। ऑन फार्म इनपुट, ऑफ फार्म इनपुट होता है। जो इनपुट फार्म पर बनाया जाता है उसको ऑन फार्म इनपुट कहते हैं। जो बाजार से खरीदा जाता है वो ऑफ फार्म इनपुट कहते हैं। ऑफ फार्म इनपुट अगर आप यूज करते हैं तो आपको सीबी की अनुमति लेनी पड़ती है। सर्टिफाइंग बॉडी की आप अनुमति लेंगे तभी आप यूज कर सकते हैं। स्कोप सर्टिफिकेट, जो ऑर्गेनिक खेती करने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसका नाम है स्कोप सर्टिफिकेट। स्कोप सर्टिफिकेट के सहारे अगर आप व्यापार कर लेते हैं, प्रोडक्ट आपका हैंड बदल जाता है, प्रोड्यूसर से ट्रेडर के पास चला जाता है, तो उसको हम ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। जब इंस्पेक्टर आपके खेत पर आता है जांच करने तो वो ओपनिंग मीटिंग कहलाती है। जब वो जांच करके जाने लगेगा तो क्लोजिंग मीटिंग कहलाता है। इसी तरह आप फार्म डायरी एक मेंटेन करना होता है। सैंक्शन, अगर आपके विरुद्ध कुछ लगाया जाता है तो सैंक्शन कहते हैं। उसके बाद कृषि की वो शाखा जिसमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का अध्ययन करते हैं, हम लोग एग्रो इकोलॉजी कहते हैं। ये इंडियाज ऑर्गेनिक सनराइज इंडस्ट्री है। काफ़ी बढ़ता हुआ हल्दी काफ़ी यहाँ का फेमस है। दूसरा मिर्च, नागालैंड का मिर्च, जो कि बहुत ही तीखा होता है, एक बीज खा नहीं पाता है आदमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी इलायची, सिक्किम की बड़ी इलायची का काफ़ी दुनिया में धूम है और बहुत मांग रहती है इसकी। दुनिया में अभी 178 देशों में ऑर्गेनिक खेती होती है, जिसका कि प्रमाणित रकबा 58 मिलियन हेक्टेयर है। 58 मिलियन हेक्टेयर रकबा पूरे देश में है। 58 मिलियन हेक्टेयर में 27 मिलियन हेक्टेयर केवल अर्जेंटीना में है। अब सोच लीजिए कितना लोपसाइडेड है। एक तरफ 58 मिलियन हेक्टेयर टोटल रकबा है, 27 मिलियन हेक्टेयर अर्जेंटीना में है, ऑस्ट्रेलिया में है 27 मिलियन हेक्टेयर, 3 मिलियन हेक्टेयर अर्जेंटीना में है और चीन में है 2.3 मिलियन हेक्टेयर। ये आच्छादन का स्थिति है। उसी तरह प्रोडक्शन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन 2.7 मिलियन टन का है पूरे दुनिया में, और नंबर ऑफ प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा भारत की स्थिति अच्छी प्रोड्यूसर में। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा इंडिया में 8,35,000। 16 की गणना के अनुसार 8,35,000 प्रोड्यूसर ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर इंडिया में है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है जिसके सहारे ऑर्गेनिक ग्रोथ हम तेज़ी से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो सिस्टमेटिक मार्केटिंग में जो नहीं जाएगा उसका कंजम्पशन, उसमें से कुछ पार्ट हम कंजम्पशन भी करेंगे तो मेरा हेल्थ भी सुधरेगा। 80 मिलियन हेक्टेयर का बाज़ार है, टोटल बाज़ार दुनिया का 80 मिलियन हेक्टेयर का बाज़ार है, जिसमें कि अमेरिका का बाज़ार 39 मिलियन हेक्टेयर का है। अब सोच, वहाँ भी आधा है। 3 देश 80 मिलियन हेक्टेयर का अमेरिका का है, जर्मनी का 9.5 का है, फ्रांस का 6.7 का है। पूरे दुनिया के जैविक उत्पादन का 90% हिस्सा 5 देश कंज्यूम कर लेते हैं, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली
और स्विट्जरलैंड, 5 देश मिल करके पूरे दुनिया का 90%, 10% हिस्से में ही सभी लोग और लोगों को मिलता है। इस तरह का ये जो खेती और उत्पादन और बाजार काफ़ी बिखरा हुआ है। इसमें कि हमारा देखिए 178 देशों में होता है। भारत से निर्यात में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इधर 3 सालों में। अभी इस साल का निर्यात का फिगर है कि 5,000 करोड़ का, उससे पहले 3500 करोड़ का था, उससे पहले साल में 2500 करोड़ का था। तो इस साल लगभग 50% एक्सपोर्ट में प्रगति हुई है। लोग कहा जाता है कि पूरे दुनिया में ऑर्गेनिक का बाजार 15% की गति से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में 25% की गति से बढ़ रहा है। इवन यहाँ का डोमेस्टिक बाजार जो कि प्रति वर्ष 2000 करोड़ का है, 3 सालों में 10,000 करोड़ होने की संभावना है। तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इतना होने के बावजूद भी अभी दुनिया में प्रमाणित रकबा 1.2% ही है, जबकि इंडिया में तो 0.8% ही है। तो बढ़ने की काफ़ी संभावनाएं हैं और हम लोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इसमें। ये तो विश्व की स्थिति हुई। कंजम्पशन बार देखिए तो स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा है। हम लोग तो अभी उसमें कहीं शामिल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आने वाले समय में काफ़ी प्रगति की संभावना है। जो गणना वर्कआउट किया जा रहा है उसके आधार सबसे बड़ा बेस है कि उत्पादक हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो उत्पादक ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे देशों में जो आती है वो उनके चारागाह से आते हैं, फॉरेस्ट से ज़्यादा, हमारे जो क्रॉप लैंड से आते हैं। दूसरे हमारा जो फूड बास्केट है बहुत बड़ा है। तो इसमें ऑर्गेनिक जितनी भी बढ़ोतरी होगी हमारे फूड आइटम्स में ही बढ़ोतरी होगी। तो काफ़ी संभावनाएं हैं हमारे आगे बढ़ने की। ये इंडियन ऑर्गेनिक मार्केट का एक बार हमारा प्रोडक्शन लगभग ये 4.5 लाख टन है, एक्सपोर्ट होता है। 17-18 में हुआ, 18-19 में 6.14। देखिए कितना इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन 2.6 मिलियन, एरिया 3.36 से 3.56 होगा। लगभग 30-35 हज़ार हेक्टेयर हर साल एरिया ऐड होता है ऑर्गेनिक खेती में। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। स्टेट वाइज देखिए, स्टेट वाइज फिगर भी जानना जरूरी है। स्टेट वाइज मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे है। मध्य प्रदेश के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे हो जाता है इसलिए कि उसके पास सोयाबीन का बहुत बड़ा एरिया है और सोयाबीन विदेशों में कैटल फीड के रूप में यूज होता है। यद्यपि कि हम लोग यहाँ से वाइल्ड सीड क्रॉप के रूप में उसको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ कैटल फीड में यूज होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश का एरिया ज़्यादा है। महाराष्ट्र का एरिया कॉटन के चलते होता है। इंडिया ऑर्गेनिक कॉटन का 60% उत्पादन केवल इंडिया में होता है। दूसरे जगहों में ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन मात्र 40% ही होता है, लेकिन हम लोग को ऑर्गेनिक कॉटन देखने को नहीं मिलता, सब बाहर चला जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन में है। महाराष्ट्र, राजस्थान, उसके बाद पल्सेस और वाइल्ड सीड के लिए इस पर है। हम लोगों ने काफ़ी प्रगति की है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए जितनी भी प्रगति हम लोगों ने की है मात्र 2 साल की प्रगति है। पिछले जब हम लोगों ने शुरू किया था 15-16 में तो 91 हेक्टेयर था, उसके बाद 600 हुआ, 65। अभी हमारे पास 3,519 हेक्टेयर है, सर्टिफाइड एरिया है। तो इधर 2-3 सालों में हम लोगों ने भी लगभग अच्छी प्रगति की है और अभी 3,500 एकड़ सर्टिफाइड एरिया है। नेक्स्ट, ये बिहार की स्थिति है। आपको 18-19 में देखिए जंप ग्राफ देखने से आपको लग जाएगा कि कितनी तेजी से हम लोगों ने जंप किया है। 3,500 हेक्टेयर का एरिया एक साल में पहुंचे हैं। अब कुछ बिहार के कुछ कन्वर्सन प्रोडक्ट बाजारों में मिलने लगे हैं और पहले जो कि कहा जाता था कि कुछ नहीं मिलता है, अब यहाँ उसके कन्वर्सन प्रोडक्ट, ये एक FPO का प्रोडक्ट है जो कि बाजार में उपलब्ध है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, सर्टिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक खेती। सर्टिफिकेशन कहते किसको हैं ये सबसे पहले जान लेना जरूरी है। सर्टिफिकेशन
प्रमाणीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें कि कोई तीसरा आदमी खड़ा होकर के एक की क्वालिटी की गारंटी देता है दूसरे के परिप्रेक्ष्य में। कोई भी सर्टिफिकेशन का सिस्टम है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इज ए सिस्टम ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का सिस्टम है इंटेंडेड टू एश्योर क्वालिटी। ये बताया जाता है कि ये क्वालिटी परफेक्ट है, प्रिवेंट फ्रॉड, इसमें कोई आपका फ्रॉड नहीं होगा, एंड प्रमोट कॉमर्स, इसमें व्यवसाय को प्रमोट किया जाता है बेस्ड ऑन द सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड इथिक्स। कुछ मान्यताएं, कुछ नियम, कुछ मानक के आधार पर यह तय किया जाता है। मैं पहले बता चुका हूं, यह प्रोसेस सर्टिफिकेशन है। इसमें प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन केवल विवाद की स्थिति में ही किया जाता है। यह पूरे प्रक्रिया बोने से लेकर के कटने तक के प्रोसेस सर्टिफिकेशन किया जाता है। जब कोई विवाद होता है तभी आपके प्रोडक्ट की टेस्ट करके उसकी मान्यता दी जाती है। ऐसे टेस्ट करने के लिए एपीडा ने लेबोरेटरी निर्धारित कर रखा है और उसका टेस्ट भी समय समय पर किया जाता है। लेकिन रेगुलर टेस्ट इसका बहुत ही महंगा होता है। किसी को अंदाजा है एक सैंपल के टेस्ट का क्या कीमत आता है? 10,000 रुपया। अगर एक कोई बैगन एक ले जा करके बाजार से टेस्ट कराना चाहते हैं कि इसमें रेसिड्यू है कि नहीं, तो आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए, आप 1 किलो बैगन खरीदने चले हैं कि वो टेस्ट कराने के लिए 10,000 रुपया देने चले हैं। तो इसीलिए इसके टेस्ट के फेरे में आदमी नहीं पड़ता है। सर्टिफिकेशन थर्ड पार्टी एश्योरेंस होता है, प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को यह एश्योरेंस दिया जाता है कि भाई आप नियमों का पालन करते हुए उत्पादन करो, तुमको अच्छे दाम मिलेंगे। जो खरीदार है उसको इस बात की गारंटी दी जाती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो नियमों का स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए किया गया है, इसे आप अच्छी कीमत दे सकते हैं। इसमें थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ही रिजिड है स्टैंडर्ड, इसके काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन बहुत टफ है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, और इन सब कारणों के चलते इसकी मान्यता बहुत ही रिजिड है। एक बार जिसका मोहर लग जाता है इंडिया ऑर्गेनिक का लोगों का मोहर, तो समझ जाइए कि वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। और जितने लोग हैं रास्ते में ही छोड़ के भाग जाते हैं। जो लोग नहीं लेने वाले हैं वो रास्ते इतने प्रक्रिया टफ है कि रास्ता में छोड़ करके भाग जाते हैं। 4 कीज है सर्टिफिकेशन की, जो कि सर्टिफिकेशन करने वाले को जानना होगा। आगे ट्रायंगल पर आप स्पष्ट हो पाएंगे। ये देखिए, सबसे ऊपर में सर्टिफिकेशन के सबसे ऊपर में क्या होता है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है? मानक क्या है? कौन निर्धारित करके रखा है? ना एफएसएसआई का, जो मैंने बताया था चैप्टर की बुक दिखाया था आपको। एनपीओपी के चैप्टर 3 में स्टैंडर्ड लिखित है। वो किताब आप देखिएगा, एनपीओपी के चैप्टर 3 में स्टैंडर्ड लिखित है कि ये आपको पालन करना है, ये आपको पालन नहीं करना है। वही है स्टैंडर्ड। ऑर्गेनिक खेती का स्टैंडर्ड 2000 में भारत सरकार ने अडॉप्ट किया स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया था यूरोपियन कम्युनिटी के स्टैंडर्ड के अनुसार पर, उसमें मामूली भारत की आवश्यकताओं को शामिल करते हुए। तो ये स्टैंडर्ड तय हो गया है कि यही स्टैंडर्ड होगा। उस स्टैंडर्ड का पालन किसको करना पड़ता है? किसको? बोलो, जोर से बोलिए। ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन है? सारे स्टेक होल्डर ऑपरेटर हैं। तो उसका पालन करना होता है ऑपरेटर को। ऑपरेटर ठीक से पालन कर रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए सर्टिफाइंग बॉडी है। सर्टिफाइंग बॉडी कौन है? कौन है सर्टिफाइंग बॉडी? जो सर्टिफिकेट देती है। जो सर्टिफिकेट देती है वो सर्टिफाइंग बॉडी है। देश में कितनी सर्टिफाइंग बॉडी है? 29। अभी तक देश में 29 सर्टिफाइंग बॉडी है जो कि सबको सर्टिफिकेट देती है खेती का। उस सर्टिफाइंग बॉडी भी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, उसको देखने के लिए एक्रेडिटेशन बॉडी है। एक्रेडिटेशन बॉडी क्या है? एक एपीडा एक्रेडिटेशन बॉडी है। एपीडा भी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ये इंटरनेशनली लिंक्ड है, तो आईफॉर्म देखता है, आईफॉर्म उनका भी इंस्पेक्शन कराता है। तो ये पूरा सिस्टम इंटरनेशनली लिंक्ड है। ये बाजार सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया इंटरनेशनली लिंक्ड है। ये बसों का हम लोगों के हैं जो बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, वो उसने एक्रेडिटेशन के लिए भी अप्लाई कर रखा है। तो उसने प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है जिसको कि लेट डाउन किया गया है कि किस आधार पर
ये आपको सर्टिफिकेशन करना होगा। उसमें सबसे पहले आवेदन सहमति देना होता है, फिर सर्टिफाइंग बॉडी एप्लीकेशन देती है, फिर एप्लीकेशन भर के देना होता है, फिर आपको उसका फ़ी जमा करना होता है। फ़ी जमा करने के बाद फिर यहाँ से आपको सहमति दिए, उसको आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन के बाद आपका आवेदन सही मिलता है तो फिर आपके यहाँ इंस्पेक्टर जाके जांच करता है, इंस्पेक्टर जाकर के रिपोर्ट करता है यहाँ, तब फिर आपको इंस्पेक्टर का रिपोर्ट ओके होता है, तब आपको C1 सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो स्कोप सर्टिफिकेट अंतिम में स्कोप सर्टिफिकेट होता है। स्कोप सर्टिफिकेट के आधार पर अगर आप व्यापार कर लेते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट वही कहलाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन, अभी देश में 2 तरह का सर्टिफिकेशन है। इसमें थोड़ा समझिएगा कन्फ्यूजन। अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे थे वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन NPOP के लिए कर रहे थे। NPOP सर्टिफिकेशन कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है, लेकिन एक ये चूँकि इसकी 2-3 कमियां हैं इस सर्टिफिकेशन। क्या कमी है? नंबर 1, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। 1 हेक्टेयर के लिए 25,000 रुपया खर्च पड़ता है एक किसान को, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। सर्टिफिकेशन का डॉक्यूमेंटेशन बहुत टफ है। आप आगे चल के देखेंगे 31-37 गो डॉक्यूमेंट्स आपको रखना पड़ता है, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत टफ है। अलग अलग तरह का है, NPOP है, NOP है, बहुत तरह के मानक का पालन करना पड़ता है। तो इतनी समस्याओं को दूर करने के लिए ये कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा संचालित होती है। तो भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने एक नया सर्टिफिकेशन लाया और जिसको हम लोग PGA सर्टिफिकेशन कहते हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। किसानों का एक ग्रुप 50 का ग्रुप बना करके रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। उसमें कोई सर्टिफाइंग बॉडी नहीं होती, RC होती है जो कि स्कोप सर्टिफिकेट देती है। दोनों ही की मान्यता बराबर है। PGA सर्टिफिकेशन NPOP की मान्यता बराबर है, लेकिन अंतर ये इतना है कि PGA सर्टिफिकेशन होम कंजम्पशन के लिए है और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एक्सपोर्ट के लिए है, होम कंजम्पशन के लिए भी है। दोनों में फ़र्क इतना ही है। इसमें मेंबर्स की संख्या 25 से लेकर 500 तक हो सकती है। थर्ड पार्टी में उसमें मेंबर्स की संख्या 50 ही होती है, फिक्स्ड है। और इसमें ICS मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम द्वारा क्वालिटी मेंटेन किया जाता है। उसमें एक ग्रुप होता है जिसका कि LRP होता है, लीड रिसोर्स पर्सन होता है। तो ये थोड़ा मोड़ा अंतर है। ओवरऑल PGA सिस्टम ईजी है और 3 लाख किसानों ने लगभग इसके ग्रुप्स की संख्या 10,000 हो गया है। 10,000 ग्रुप्स देश में अभी हैं और 3-3.5 लाख किसान लगभग इस ग्रुप से शामिल है। और इस ग्रुप के उत्पाद भी बाज़ारों में उपलब्ध हैं। काफ़ी बड़े संख्या में PGS के सामान भी बाज़ारों में उपलब्ध होते हैं। तो PGA सर्टिफिकेशन के 4 पिलर्स हैं। एक तो पार्टिसिपेशन, शेयर्ड विजन, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। पार्टिसिपेशन, सभी किसानों के पार्टिसिपेशन से ये सर्टिफिकेशन किया जाता है। एक किसान दूसरे के खेत का विजिट करता है, उसको देख करके सर्टिफिकेट देता चूँकि वो जानता होता है, किसान एक ही गांव का किसान है, इसीलिए उसको इजी होता है देखने में, कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही, ऐसे ही पालन करना वो उसको मालूम हो जाता है। शेयर्ड विजन, सभी किसानों का एक विजन होता है कि भाई ये खेती करनी है, ऑर्गेनिक खेती करनी है, तो शेयर्ड विजन होता है। ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे का जानता है, सभी जब पहचानते हैं तो कोई बातें किसी से छिपा नहीं पाता, ट्रांसपेरेंसी होती है। और ट्रस्ट, एक दूसरे का एक गांव का होने के कारण एक दूसरे से विश्वास रहता है। तो इसका एडवांटेज भी है। इस PGA सर्टिफिकेशन का क्या एडवांटेज है? पहला, एक तो लेस एक्सपेंसिव है, एकदम कम खर्चीला है। डॉक्यूमेंटेशन इसमें कुछ नहीं है, केवल नेट के सहारे काम कर जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि NPOP थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो पूरे ग्रुप के लिए मान्य होता है। उसके मेंबर्स कोई अलग व्यापार नहीं कर सकते। जब भी व्यापार करना होगा एक साथ व्यापार करना होता है। इसमें सभी सदस्यों को अलग अलग सर्टिफिकेट मिलता है और सभी सदस्य अलग अलग इंडिपेंडेंट व्यापार कर सकते हैं। तो ये एक है बेटर सर्विलेंस, एक दूसरे को पर निगरानी रखने की सर्विलेंस है। लिमिटेशंस है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेड टू विलेज, एक विलेज या दो विलेज नज़दीक यहीं तक रह सकता है, उसमें बड़े एरिया तक है। और दूसरा है कि 5 से लेकर के 25 तक का होता है। 5 से कम अगर कोई एक आदमी चाहता है या 2 आदमी चाहता है कि हम PGA से सर्टिफिकेशन कराए तो वो नहीं हो सकता है। तो ये लिमिटेशंस है इसके। अब NPOP में ग्रोअर्स, NPOP सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रोअर्स ग्रुप की क्या, ग्रोअर्स जो ग्रुप उत्पादन करता है उसको हम ग्रोअर्स ग्रुप कहते हैं।
तो उसके क्राइटेरिया है, कुछ क्राइटेरिया है जो कि आप अगर जाएंगे, जा कर के कुछ बनाना चाहेंगे, ग्रुप बनाना चाहेंगे, तो ये आपको जानना ज़रूरी होगा। सबसे पहले तो ये उसका लीगल स्टेटस होना चाहिए। लीगल स्टेटस का मतलब ये है कि किसी एक्ट के तहत वो निबंधित हो, या तो एनजीओ हो, एफपीओ हो, कोऑपरेटिव की संस्थान हो, या किसी स्वयंसेवी संस्था, कुछ भी कोई लीगल स्टेटस का हो। ऐसे ही आत्मा का ग्रुप बना लीजिएगा, एगो बकरी पालन का ग्रुप बनाने से नहीं काम चलेगा। लीगल स्टेटस उसका नहीं होता है। लीगल स्टेटस का आप एफपीओ रजिस्टर्ड कराना होगा। ग्रुप की संख्या 25 से 500 तक हो सकती है। एक टाइप की खेती लोग करते हो। एक टाइप मतलब ये नहीं कि एक ही फसल करते हो, एक टाइप की खेती करते हो। मतलब अगर गर्मा, रबी, खरीफ, इस टाइप की सीजन का लोग खेती करते हो, एक टाइप की खेती करते हो, एक फसल नहीं, एक टाइप की खेती हो। क्वालिटी बेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक काफ़ी स्ट्रक्चर होता है जिसमें आईसीएस मैनेजर इंपॉर्टेंट होता है, सारी गतिविधियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद इंटरनल इंस्पेक्टर होते हैं, एक दूसरे के खेत का इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसमें इंटरनल इंस्पेक्टर कहा जाता है। अप्रूवल कमेटी होती है, फील्ड ऑफिसर होता है। पर ये नाम है, किसानों के ही लोगों का नाम दे दिया जाता है, जस्ट डेजिग्नेशन है, चूँकि उसको डेजिग्नेट कर दिया जाता है इस नाम से। ऐसा नहीं है कि कोई इतना बड़ा पद होता है और उतना उसको रखने की ज़रूरत होती है। ये मैं बता रहा था कि आईसीएस में 37 तरह के डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ईजी होता है। एनपीओपी में ये 37 तरह के डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको रखने की ज़रूरत पड़ती है, और इसी के चलते ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा टफ हो जाता है। नॉलेज इज ए इनपुट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या आप करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करें। ज्ञान अर्जित आप पढ़ के कर सकते हैं, कहीं ट्रेनिंग लेकर के कर सकते हैं, वीडियो देख। आजकल के सबसे अच्छा मीडियम है यूट्यूब। खोलिए, जो ज्ञान लेना चाहते हैं आप उससे ज्ञान ले लीजिए। बहुत से ऐसे किसान मुझे मिले हैं जिन्होंने कोई इस तरह का फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया और वो अच्छी तरह ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। मैंने पूछा कैसे खेती करते हैं, तो रोज़ यूट्यूब देखते हैं सब। तो यूट्यूब देख करके भी आप खेती के तरीके ले सकते हैं। काफ़ी लोग उस पर, कुछ चीज़ें गलत भी रहती है हालांकि, लेकिन तब भी आप कर सकते हैं। कितने रकबे में करें, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न होता है, और सब लोग विचलित हो जाते हैं कि शुरू में कितने करें। अगर बहुत सासी है तो टोटल रकबे में कर सकते हैं, आपके पास जितनी ज़मीन है। लेकिन भास्कर सावे जी ने कहा है कि आपके पास जितनी ज़मीन है उसका 1/4 हिस्से से ऑर्गेनिक खेती करें, तो ये सबसे उपयुक्त माना जाता है और आप को फ़ायदा होता है इसको करने से। ऐसे ज़मीन से करें जो कि आपको कम उपज देती हो, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट क्विक दिखेगा। और बारानी खेती जो जहाँ सिंचाई विचाई की साधन नहीं हो, वहाँ से करने से आपको बेहतर रिजल्ट देगा। हमेशा मिश्रित खेती करने का प्रयास करें। कभी भी मोनोकल्चर की पद्धति नहीं अपनाई जाती है। ऑर्गेनिक खेती में हमेशा मिश्रित खेती करें। जितनी आवश्यकता है, टोटल आवश्यकता है, अपने खेतों में ही उपयोग करें। अब जैविक उत्पाद की पहचान, आप ग्रोवर हो गए, विक्रेता हो गए, सब कुछ हो गए, ओवरऑल कंज्यूमर भी हैं। इसीलिए आपको पहचानना जरूरी है कि कोई चीज़ जैविक हो, उसको हम कैसे पहचानेंगे। ओवरऑल आप कंज्यूमर हैं और आप भी धोखा खा सकते हैं बाज़ारों में खरीदने जाते हैं तो पहचानना। सबसे पहले रंग रूप और आकार को देख करके आप बाज़ार में जाते हैं। खेत में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला अच्छा पहचान, अगर फ्लावरिंग स्टेज में है तो उस पर मधुमक्खी तितली नज़र आएगी। अगर मधुमक्खी तितली नज़र आ जाए तो समझ लीजिए, ज़्यादा नज़र आए, एक दो तो जहरीला पर भी रहता है, लेकिन ज़्यादा नज़र आए तो समझ जाइए कि वो खेती ऑर्गेनिक खेती है। दूसरा, जब आप बाज़ार में जाते हैं तो उसके साइज, रंग रूप के और में भिन्नता होती है। कभी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक समान का नहीं होगा। कद्दू जो आप देखते हैं कि 3 फीट का कद्दू लगातार सब पूरे दुकान पर भरा हुआ है या एक हाथ का कद्दू भरा हुआ है, वैसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में साइज में भिन्नता होती है, रंग रूप में भी भिन्नता होती है, भिन्न होती है। साइज थोड़ा छोटे होते हैं, बीजों की संख्या ज़्यादा होती है इसमें, चमकीला कम होता है, स्वाद और खुशबू बेहतरीन होता है, महक बेहतरीन होता है। अगर आप महक पहचानते हैं, देखिए एक इंटरनेशनल डेकोरम है, 5 ऑर्गेनिक पदार्थों पर 5 अंकों का कोड होता है और वो 9 से शुरू होता है। एकदम इंटरनेशनली मान्य सिस्टम है ये कि 9 से जो शुरू होगा, 5 अंकों का कोड, अगर पदार्थों पर 9 से कोड शुरू है तो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। बताया कि 1/4 में करना
उचित होगा। तो कम से कम इस टाइप का कोई मैंडेटरी हो जाए कि 1/4 पे हर किसान को करना है, क्योंकि ओवरऑल तो इससे केवल और केवल बेनिफिट ही है, जैसा कि हम पिछले 2 घंटा में जाने। हाँ ठीक है, ठीक है। असल सरकार कोई भी इतना रेगुलेटरी वर्क नहीं कर सकती है जितना कि आप रेगुलेशन चाह रहे हैं। इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम है और हम लोग रेगुलेटरी वर्क इतना नहीं थोप सकते। तो ये डेमोक्रेटिक वे ही है कि हम आपको बता रहे हैं कि आप सुनिए, आप मेरा माध्यम बनिए, आप जाकर के लोगों को बताइए और लोगों की सहमति से इसको काम को हम लोग करें, न कि उसको कानून थोप करके। कानून थोप करके तो हम ये पराली जलाने को नहीं रोक पा रहे हैं, किसान जला देते हैं जिसमें देख रहे हैं कि जहरीला हो गया है वातावरण। तो हम लोग का प्रयास है, सरकार बहुत प्रयास कर रही है, योजनाएं ला रही है। जैविक कॉरिडोर की योजना गंगा के बक्सर से लेकर के भागलपुर तक हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। इस बार बड़े पैमाने पर उसमें किसानों को मदद भी दिया जाएगा और हम लोग लगातार प्रयास में है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके पीछे साइंस ये है कि एक तो किसान घबराता है कि हमको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाए, तो 1/4 से नुकसान अगर उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेगा, अगर कि चलो थोड़ा लॉस भी होगा तो हम सह लेंगे, 3/4 तो मेरा उपज देगा ना, तो अगर इससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के पड़े। और ये कोई साइंस नहीं, भास्कर सावे जी का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने कंक्लूड करके कहा है कि करना 1/4 से शुरू करना ऑर्गेनिक खेती अच्छा है। ऐसा कोई भी नहीं होगा, आपको सोच करके करना होगा कि जो भी किसी मार्केट को सोच करके करना होगा कि एक ठेला को हम आपूर्ति कर रहे हैं ऑर्गेनिक सामान, तो एक ठेला सभी सब्जियों को तालमेल करके दीजिए ताकि वहाँ किसान ऑर्गेनिक खरीद सके।